हम कह रहे हैं कि हम साल भर में पलायन रोक देंगे। तो आप पहले आंकड़े समझिए कि रोजगार कहां पर है। तो बिहार में 23.25 लाख लोग ही सरकारी नौकरी में हैं, मतलब 1.97%। 2% लोग बिहार में सरकारी नौकरी करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि सरकारी नौकरी बिहार में बेरोजगारी खत्म करने का जरिया नहीं हो सकता है। इससे आप 2 या 3% लोगों को ही रोजगार दे सकते हैं। दूसरी बात, लोग कहते हैं इंडस्ट्री से हो जाएगा। अगर इकोनॉमिक्स को आप समझते हैं, जीडीपी जो है वो 3 भाग में है, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। तो एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग दोनों को मिला दीजिएगा तो भी वो 35 से 40% ही होता है। बिहार जैसे राज्य में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स फॉर लेस देन 10% ऑफ द होल इकोनॉमी। तो अगर आप बहुत फैक्ट्री लगा भी दीजिएगा तो भी 10-20 हजार, 2-4 लाख, 10 लाख, 5 लाख लोग को नौकरी दे सकते हैं। जो पूरी इकोनॉमी है 65% है सर्विस सेक्टर में। हम लोग जहां यहां बैठे हुए हैं ये सर्विस सेक्टर है, होटल है, विवाह भवन है, 20 लोगों को नौकरी मिली हुई है। किसी ने बताया कोचिंग का हब बनाइए, सिनेमा है, रेस्टोरेंट है, गाड़ी चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, बिजनेस धंधा करते हैं। देश की इकोनॉमी में 65% सर्विस सेक्टर है, बिहार में 67% है। तो अगर बिहार में रोजगार क्रिएट करना है तो सर्विस सेक्टर में ही सबसे ज्यादा संभावना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पूंजी की उपलब्धता। अगर आपके पास पूंजी हो, पैसा हो, तो आप होटल खोल सकते हैं, आप कोई बिजनेस रोजगार कर सकते हैं। अपने खेत में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके कल धान उगा रहे थे, अब कल से लहसुन उगा सकते हैं। तो बिहार में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पूंजी की अनुपलब्धता। ये पूंजी की जो कमी है वो क्यों है उसको समझिए तो आपको रास्ता अपने आप दिखेगा। देखिए, समाज में पूंजी के 2 स्रोत हैं। एक, जो आप और हम पैसा कमाते हैं, जो खर्च के बाद बच गया वो आपका पूंजी हुआ, मूलधन हुआ। और दूसरा है बोरोड कैपिटल। आप 1 लाख रुपया कमाए, 80,000 रुपया खर्च हो गया, 20,000 रुपया आपके पास बचा है। आपने एक गाड़ी या एक मोटरसाइकिल खरीदना है तो 20,000 रुपया अपना इस्तेमाल किया और बाकी पैसा आपने बैंक से लोन लिया। बैंकिंग की जो व्यवस्था है, पूंजी की उपलब्धता समाज में रहे, इसके लिए सरकार का एक गाइडलाइन है। बैंकों की ये वैधानिक जिम्मेवारी है कि जितना पैसा आप और हम बैंकों में रखते हैं उसका कम से कम 70% पैसा बैंकों को, समाज को ऋण के तौर पर, लोन के तौर पर वापस देना होता है। बिहार में बैंक जो हैं वो सिर्फ 100 में 40 रुपया ही लोन दे रहे हैं, 60 रुपया दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसको मैं कहता हूं पूंजी का पलायन। इसका असर क्या होता है? पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार की गरीब जनता ने, कोई इंडस्ट्री नहीं है, बहुत गरीबी है, फिर भी बिहार के लोगों ने एक साथ मिलके करीब करीब 4.5 लाख करोड़ रुपया हम लोगों ने बैंकों में जमा किया। 40% सीडी रेशियो होने की वजह से बैंकों ने सिर्फ 1,61,000 करोड़ रुपया यहां पर कर्ज के तौर पर दिया। चाहे आपको घर बनाने के लिए दिया हो, टीवी खरीदने के लिए दिया हो, मोटरसाइकिल खरीदने के लिए दिया हो, खेती करने के लिए दिया हो, बिजनेस करने के लिए दिया हो, कुल 1,61,000 करोड़ रुपया ही लोन के तौर पर मिला। बाकी पैसा कहां गया? बाकी पैसा बैंकों ने उन राज्यों में ट्रांसफर कर दिया जहां पर उद्योग धंधे लग रहे हैं, जहां पर तरक्की हो रही है। गुजरात में सीडी रेशियो कितना है? 90। कर्नाटक में सीडी रेशियो कितना है? 92। तेलंगाना में सीडी रेशियो कितना है? 100। आंध्रा में सीडी रेशियो कितना है? 104। केरल में सीडी रेशियो कितना है? करीब करीब 95। तो ये जो पैसा है, हम लोग का पैसा, 2.25 लाख से 2.5 लाख करोड़ रुपया बैंक यहां से ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे राज्यों में। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर बिहार में सीडी रेशियो को सुधार दिया जाए तो हर साल बजट से नहीं, लोगों का बैंकों के जरिए 2.5 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा इन्वेस्ट होने लगेगा।
जब ये 2.5 लाख करोड़ रुपया आपको उपलब्ध होगा तो जो आज 4 कमरे का घर बना रहा है वो 6 कमरे का बनाएगा। आप एक मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, कल 2 खरीदिएगा। आप छोटा रोजगार कर रहे हैं, उसको बड़ा कीजिएगा। आप 10 सीटर रेस्टोरेंट चलाते हैं, कल 50 सीटर रेस्टोरेंट चलाइएगा। हर आदमी के पास जब पूंजी होगी तो उससे रोजगार बढ़ेगा। तो जन स्वराज एक पंक्ति में ये कहता है कि अगर रोजगार क्रिएट करना है, पलायन रोकना है, श्रम का पलायन रोकना है, तो उसके लिए पूंजी का पलायन रोकना होगा। जब पूंजी का पलायन रोकिएगा तो बुद्धि का पलायन रुकेगा। बुद्धिमान लोग रुकेंगे, उस पैसे का इस्तेमाल करके कुछ बिजनेस करेंगे। और जिस दिन पूंजी और बुद्धि का पलायन रुका, श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। दूसरा कोई रास्ता है नहीं। दूसरा पलायन रोकने के लिए हम लोग क्या कह रहे हैं कि मनरेगा को कृषि से जोड़ देंगे। बिहार में करीब करीब 55 लाख हेक्टेयर जमीन है जो कृषि योग्य है। उसमें सिर्फ 2 लाख हेक्टेयर जमीन में कैश क्रॉप होता है। कैश क्रॉप सिर्फ 2 लाख हेक्टेयर में होता है। बाकी में धान, गेहूं, मकई उगा रहे हैं लोग, बाजरा। तो जन स्वराज ये कह रहा है कि अगर आप फूड ग्रेन के बजाय कैश क्रॉप की खेती करेंगे तो आपको मनरेगा के तहत मजदूर मुफ्त में दिया जाएगा। इसका असर क्या होगा? करीब करीब 20 लाख हेक्टेयर में यहां पर कैश क्रॉप होने लगेगा और उससे बहुत बड़े पैमाने पर जो एग्रीकल्चर लेबर है, जो पंजाब जाता है, हरियाणा जाता है, उसको वहां जाने की जरूरत नहीं है। आप पूछेगा पैसा कहां से आएगा? भाई, उसको पैसा ऑलरेडी मनरेगा में उपलब्ध है। ऑलरेडी केंद्र सरकार ये पैसा दे रही है, हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। पिछले साल बिहार ने 60% मनरेगा का पैसा सरेंडर किया है, पैसा लिया ही नहीं, क्योंकि यहां करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो दूसरा पलायन रोकने का हम लोग का जो तरीका है कि मनरेगा को कृषि से जोड़ दे, उससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मनरेगा के मजदूर का सही सदुपयोग होगा और कृषि आधारित मजदूरों का पलायन रुकेगा। तीसरा और अंतिम बात, पलायन रोकने के लिए, रोजगार के लिए हम लोग इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम चलाना चाहते हैं। मतलब यहां पर कल्चर नहीं है बिजनेस व्यापार का। गुजरात में लोगों का कल्चर है, आदमी कहता है मारवाड़ी का उसका स्वभाव है, वो लोन लेता है, बिजनेस करता है। बिहार में लोगों का ये कल्चर नहीं है समाज का, और उसकी वजह एक है, लोग ब्याज से बहुत डरते हैं। मूलधन से ज्यादा लोग ब्याज से डरते हैं। बिहार का स्टडी कीजिएगा तो लोग ब्याज से डरता है, भाई कितना पैसा लग जाएगा, इंटरेस्ट लगेगा, बिजनेस करेंगे दिवालिया हो जाएंगे। उसके लिए बिहार में हम लोग इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम शुरू करना चाहते हैं कि हर वो व्यक्ति जो रोजगार करना चाहता है, उद्योग धंधे लगाना चाहता है, उसको 4% ब्याज पर ही लोन दिया जाए। तो उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ेगी और 4% वो देगा, 6% सरकार देगी। 10% पर मान लीजिए लोन मिलता है बल्क में, तो 4% लोग देंगे, 6% सरकार देगी। इसका असर क्या होगा? हर 6000 करोड़ रुपया बजट का प्रावधान पर 1 लाख करोड़ रुपया लोगों को लोन के तौर पर मिल जाएगा, जो उससे वो बिजनेस व्यापार करेंगे, जिससे उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ेगी और अगले 5 साल 10 साल में 10 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस यहाँ के लोग खुद से छोटा मोटा शुरू करेंगे।